हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की और थर्ड चैप्टर आपका जैसे चल रहा था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। एक बार क्विक रिवीजन ले लेंगे आज के सेशन में। इसका पूरा जो चैप्टर है उसमें क्या क्या आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, ठीक है ना। तो थर्ड चैप्टर क्या था आपका? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ओके, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता, ये आपका चैप्टर है। और जिसमें हमने शुरू किया था क्लासिफिकेशन से, यानी कि एलिमेंट को क्लासिफाई किया जाएगा और अलग अलग प्रकार की क्लासिफिकेशन यहाँ पर उसके लिए दी गई थी। सबसे पहले आपके डोबे राइनर स्ट्राइड के बारे में पढ़ा, यानी डोबे राइनर का जो त्रिक, वो क्लासिफिकेशन में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जर्मन केमिस्ट जॉन Wolfgang Dobereiner attempted to classify elements with similar properties into groups of 3 elements each. These groups were called triads. उन्होंने क्या किया? उन्होंने तीन तीन के ग्रुप बनाए। तीन तीन किस चीज के? तीन एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा और उस ग्रुप को क्या कहा? त्रिक या ट्रायड आपका कहा, ठीक है ना। Then these groups were called triads. Dobereiner suggested that in these triads the atomic mass of the element in the middle would be more or less equal to the mean of the atomic masses of the other two elements in the triad. क्या कहा उन्हें? ट्रायड में तीन एलिमेंट्स को रखा और जो मिडिल वाला आपका एलिमेंट है, उस मिडिल वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो इन दोनों के, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के जो एटॉमिक मास हैं उनके मीन के, ठीक है, माध्य के या औसत के बराबर या लगभग बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये क्या था? ये डोबेराइनर का ट्रायड था। उन्होंने उसमें देखा कि जो तीनों एलिमेंट उन्होंने रखे हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सिमिलर है, ठीक है ना, यानी गुणों में समानता देखने को मिल रही है। एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ ट्रायड वुड बी वन कंटेनिंग लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया जहां पर की तीन एलिमेंट्स को रखा, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम को, ठीक है ना। जिसमें उन्होंने क्या देखा? द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 6.94 एंड दैट ऑफ पोटेशियम इज 39.10। तो लिथियम आपका पहला एलिमेंट हो गया और जो पोटेशियम है वो थर्ड एलिमेंट हो गया, तीसरा। दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका सोडियम है। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास है, द एलिमेंट इन द मिडिल ऑफ दिस ट्रायड, सोडियम हैज द एटॉमिक मास ऑफ 22.99, ठीक है ना। सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 22.99 है, which is more or less equal to the mean of the atomic mass of lithium and potassium, which is 23.02। तो जब लिथियम और पोटेशियम, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास का मीन निकाला गया तो वो क्या है? वो 23.02 है। तो इन दोनों को देख लो, ये दोनों लगभग बराबर है, समझ रहे हैं ना। 22.99 को आप अप्रोक्स 23 मानते हैं और 23.02 को भी आप अप्रोक्स क्या मानते हैं 23 मानेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि ट्रायड में पहले और तीसरे के एटॉमिक मास यानी कि परमाणु के भार का जब औसत निकाला जाता है तो वो बीच वाले के लगभग बराबर होगा, ठीक है ना। लिमिटेशंस क्या क्या थी? अब क्योंकि बहुत ज्यादा एलिमेंट्स की को ये क्लासिफाई नहीं कर पाया था, कुछ ही ट्रायड बन पाए थे इसमें, ये इसकी कमी थी। और इसके अतिरिक्त जो नए खोजे जाने वाले तत्व थे जिनकी संभावना थी भविष्य में खोजे जाने की, तो उनके लिए कोई स्थान इसमें नहीं था। ओके, सो ऑल द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम couldn't be classified into triad। जितने भी एलिमेंट्स उस समय पर खोजे गए थे या उस समय तक नोन जो एलिमेंट थे आपके, उन सभी को इसके अंतर्गत क्लासिफाई नहीं कर पाया गया। और इसके अलावा ओनली 4 ट्रायड वर मेंशन्ड, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। ओके, तो इस प्रकार से 4 ही ट्रायड यहाँ पर बन पाए। तो इसकी क्या थी? लिमिटेशंस, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ट्रायड देखे थे। देन सेकेंड क्लासिफिकेशन न्यूलैंड ने दी थी, जिसको न्यूलैंड ऑक्टेव प्रिंसिपल या न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ के अंतर्गत आप पढ़ते हैं, जहां पर आपने क्या पढ़ा कि न्यूलैंड ने परमाणु क्रमांक के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, एटॉमिक मास जिसे आप कहते हैं, ठीक है ना। तो उसके बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को अरेंज किया और उन्होंने क्या देखा? पहले और 8वें तत्व में, ठीक है ना, नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट के बाद जो आपका 8th एलिमेंट आएगा उन दोनों की प्रॉपर्टीज में कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है, यानी समानता देखने को मिलेगी। तो इसी को न्यूलैंड का ऑक्टेव प्रिंसिपल कहा जाता है। ये इस प्रकार से है जैसे कि आपका संगीत में 7 सुरों के बाद जो 8वां सुर होता है वो पहले की पुनरावृत्ति हो जाता है,
तो वही यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। सो इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड arranged the 56 known elements in increasing order of atomic mass in the year 1866. He observed a trend wherein every eighth element exhibited properties similar to the first. This similarity in the properties of every eighth element can be illustrated as follow. जैसे यहाँ पर दिया गया है, जैसे लिथियम के बाद आठवां तत्व आपका सोडियम है, तो इन दोनों की गुणों में समानता आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इसके बाद बेरिलियम के बाद आपका आठवां जो तत्व है वो मैग्नीशियम है, तो इन दोनों के गुणों में समानता देखने को मिलेगी। यही न्यूलैंड का ऑक्टेव प्रिंसिपल है आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से इसने सा रे गा मा पा धा नी, और नी के बाद फिर से क्या आता है, सा आता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, आपके जैसे संगीत के 7 सुरों के बाद आठवें सुर की पुनरावृत्ति हो रही है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी पहले के बाद जो आठवां तत्व आपको दिखेगा, उनके गुणों में क्या दिखेगी, समानता देखने को मिलेगी। फिर आप इस प्रकार से उनको एक ही ग्रुप में रख देंगे, ओके। इसमें अब ये फेल कहाँ होता है, लिमिटेशंस आपको क्या क्या देखने को मिलती है। इट वाज ओनली अप टू कैल्शियम दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाज डन बाय न्यूलैंड्स ऑक्टेव, ठीक है ना। न्यूलैंड के अष्टक के में हम जब क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स को, या उस समय जब क्लासिफिकेशन दी गई एलिमेंट्स की, तो वहां सिर्फ कैल्शियम तक के तत्वों को ही वर्गीकृत कर पाया था, ठीक है ना। उसके आगे के तत्वों के बारे में नहीं बताया गया था। एंड द डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैसेस एडेड टू द लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड सिंस दे कुडंट बी इंक्लूडेड इन दिस अरेंजमेंट विदाउट डिस्टर्बिंग इट कंप्लीटली, ओके। क्या कहा गया यहाँ पर कि जब क्लासिफिकेशन दे दी गई और उसके बाद नोबेल गैसेस खोजे गए या नोबेल गैसेस मिले, तो नोबेल गैसेस को इसमें नहीं रख पाए, यानी कि स्थान नहीं था कुछ, ऐसा पॉसिबल नहीं था कि ये जो ऑक्टेव उन्होंने दिया है या ये जो क्लासिफिकेशन उन्होंने दी है, इस क्लासिफिकेशन को बिना डिस्टर्ब किए हम नोबेल गैसेस को भी वहां पर रखें, यानी ये स्थान नहीं रखा गया था उनके लिए, ठीक है ना। तो ये इसकी क्या थी, ये कमियां थी। इसके बाद आया आपका नेक्स्ट मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। रशियन केमिस्ट दिमित्री इवानोविच मेंडेलीव पुट फॉर्थ हिज पीरियोडिक टेबल इन 1869. He observed that the properties of element, both physical and chemical, were periodically related to the atomic mass of the element, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तत्वों के जो परमाणु भार होते हैं वो उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर आप तत्वों को उनके परमाणु भार के, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं, तो आपको गुणों में पुनरावृत्ति होते हुए दिखेगी, यानी कि ऐसा दोबारा आपको ऐसा तत्व मिलेगा जो कि पहले के समान था, ठीक है ना, या दोनों के जो गुणधर्म है उनमें आपको समानता देखने को मिलेगी। सो पीरियोडिक लॉ रेफर टू एज मेंडेलीव्स लॉ, इसको मेंडेलीव लॉ के नाम से भी जाना जाता है। स्टेट्स दैट द chemical properties of element, chemical and physical properties of elements are a periodic function of their atomic weights, ठीक है ना। क्या कहा गया, तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है ना। एडवांटेजेस ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, क्या क्या चीजें इसमें आपको अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत समय तक आपकी ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये जो क्लासिफिकेशन है, इसको सही माना गया था, इसको फॉलो किया गया था। द इंक्लूजन ऑफ दीज न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स डिड नॉट डिस्टर्ब द पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल उस टाइम बनाई गई थी, उसके बाद जो नए तत्व खोजे गए उनको जब इसमें रखा गया, तो पुरानी पीरियोडिक टेबल को किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया गया था, ठीक है ना, वो एज इट इज थी। यानी कि जो नए खोजे जाने वाले तत्व थे ये भी वहां पर स्थान था, ओके। एग्जाम्पल इंक्लूड जर्मेनियम, गैलियम एंड स्कैंडियम, ठीक है ना, ये बाद में खोजे गए लेकिन इनके लिए मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में स्थान था। It was used to correct the wrong atomic weight in use at that time, okay। और जो गलत एटॉमिक वेट वहां पर यूज किए जा रहे थे उस समय में, उनको करेक्ट करने में भी इसका योगदान है। A variance from the atomic weight order was provided by Mendeleev's table, okay। तो ये एडवांटेज, ये आपकी मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल आपको देखने को मिलती है। The limitations of Mendeleev's periodic table, ठीक है ना। बाद में इसमें भी कुछ कमियां पाई गई, नई क्लासिफिकेशन आई, तो क्या क्या वो कमियां थी। Hydrogen's position was in the group of alkali metals, but hydrogen also exhibit halogen like qualities, ठीक है ना। हाइड्रोजन को कहाँ रखा गया, एल्कली मेटल्स के ग्रुप में रखा गया, क्षार धातुओं के वर्ग में रखा गया, समूह में रखा गया, जबकि उसमें जो गुण हैं
या जो वो गुण दिखाता है वो किसके समान, हेलोजन के समान भी दिखाता है। तो वहां पर हाइड्रोजन का स्थान नहीं बता पाया था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। एंड आइसोटोप्स वर पोजिशन डिफरेंटली सिंस this type of classification of elements was done by considering the atomic weight of the element. Therefore, protium, deuterium, and tritium would varying position in Mendeleev's table. Okay, isotope जहां पर आप क्या कहते हैं कि जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, ठीक है ना, लेकिन परमाणु भार क्या होता है, अलग अलग होता है। तो परमाणु भार बदल रहे हैं, तत्व तो आपका सेम है, उसके समस्थानिक है, तो उनके स्थान के बारे में भी बात नहीं की गई थी। जैसे हाइड्रोजन के यहाँ पर जो समस्थानिक है उनके बारे में बोला गया है। एंड NMLS positioning of a few elements showed that the atomic masses did not increase regularly from one element to the next. An example of this would be the placement of cobalt atomic mass of 58.9 before nickel atomic mass 58.7। ठीक है ना, क्या कहा गया, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, लेकिन एक्सेप्शन आपको देखने को मिलता है जहां पर कोबाल्ट को आपका क्या किया गया है, यहाँ पर पहले रखा गया है निकिल से, जबकि निकिल का एटॉमिक मास यहाँ पर कम है और कोबाल्ट का आपका क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये सब आपका मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में है। देन उसके बाद हम आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर, यानी आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि हेनरी मोजले के द्वारा दी गई थी, जिन्होंने कहा जो अभी तक आपने कहा देखा था, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में देखा था, न्यूलैंड ऑक्टेव प्रिंसिपल में देखा था, जहां पर उन्होंने परमाणु भार को आधार मान के क्लासिफिकेशन दी गई थी। ठीक उसके विपरीत यहाँ पर किसने बताया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हेनरी मोजले ने कहा कि जो तत्वों के गुणधर्म होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जिसमें पाया, दोनों को लिया, परमाणु भार को भी लिया और परमाणु के क्रमांक को भी लिया। तो उन्होंने देखा कि जो ज्यादातर प्रॉपर्टीज हैं वो इन्फ्लुएंस हो रही है परमाणु क्रमांक के बेसिस पर। ठीक है ना, परमाणु क्रमांक से ही आप किसी परमाणु के ज्यादातर गुणों की, चाहे वो आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज हो यानी भौतिक गुण हो या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज हो रासायनिक गुण, तो उनके बारे में परमाणु क्रमांक अच्छे से बता सकता है। तो उन्होंने कहा क्लासिफिकेशन को हम आधार मानते हैं क्या, परमाणु का क्रमांक। जो परमाणु का क्रमांक यानी उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी है उसमें। ओके, देन उसके बेसिस पर क्या करेंगे हम लोग, आपका क्लासिफाई करेंगे एलिमेंट्स को, और उन्होंने क्लासिफिकेशन दी जिसका नियम उन्होंने दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यही आपने कहां पर देखा, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में देखा, जहां पर उन्होंने परमाणु क्रमांक की जगह क्या बोला, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ओके, सो physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic numbers। okay? तो इस प्रकार से आप इस नई वाली क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। अभी भी आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लेकर चल रहे हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिली। सबसे बेसिक चीज क्या थी, जहां पर तत्वों को वर्गों और आवर्तों में विभाजित किया गया था। ठीक है, यानी कि ग्रुप्स में और आपके पीरियड में उनको क्या किया गया था, क्लासिफाई किया गया था। अब आपके ग्रुप्स क्या थे, जितने भी आपको वर्टिकल कॉलम्स दिख रहे हैं, यानी कि ऊर्ध्व स्तंभ जिनको कहा जाता है, वो ऊर्ध्व स्तंभ क्या है, आपके वर्ग हैं या समूह जिन्हें आप कहते हैं। ओके, और वहीं पर जो हॉरिजॉन्टल रोज यानी 36 पंक्तियां आपको तत्वों की दिखती हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको आवर्त यानी कि पीरियड कहा जाता है। ओके, सो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पीरियोडिक टेबल की, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एक बार आप देख लीजिए किस प्रकार से आपकी पीरियोडिक टेबल है। ये आपकी कुछ पीरियोडिक टेबल इस प्रकार से है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसे कहा जाता है। GIC भतरूज, आवाज आ रही है आपको, हाथ उठाइए आवाज आ रही है तो, जो फ्रंट में बैठे हैं हैंड रेज करो, आवाज आ रही है तो। 11th में है सभी, हैंड रेज करो 11th के स्टूडेंट्स है तो। चलिए, तो ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। कुछ इस तरह से तत्वों को यहाँ पर क्लासिफाई कर लिया गया है, जहां पर आपको क्या दिख रहे हैं, देखो 18 लिखा गया है यहाँ पर, तो ये 18 वर्ग है इसमें। ठीक है ना, और इधर आपको 7 दिख रहा है, तो 7 यहाँ पर क्या है, पीरियड्स है, यानी कि आपके आवर्त हैं। ठीक है ना, तो क्या क्या आपको कैरेक्टरिस्टिक विशेषता इसकी यहाँ पर देखने को मिलती है। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 वर्टिकल कॉलम। जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आपको 18 स्तंभ दिखते हैं, ऊर्ध्व स्तंभ दिखते हैं, यानी कि जिनको क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर वर्ग कहा जाएगा, कॉल्ड द ग्रुप्स, जिनको कि क्या कहा गया, वर्ग कहा गया।
एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड, और 7 आपको क्षैतिज पंक्तियां दिखती हैं तत्वों की, जिनको की क्या कहा जाता है, यहाँ पर आवर्त कहा जाता है, ठीक है ना। देन द फर्स्ट पीरियड कंटेन 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो पहला आवर्त दिखता है आपको, उसमें आपको क्या दिखेंगे, 2 ही एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, हाइड्रोजन, एक आपका हाइड्रोजन है पहले आवर्त में, और दूसरा क्या है, हीलियम है, ठीक है ना। इसी प्रकार से दूसरे आवर्त में आपको क्या दिख रहा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। देखो समझो मैंने क्या बोला, तत्वों के जो गुणधर्म है, चाहे भौतिक बोल रहे हैं, रासायनिक बोल रहे हैं, वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। यहाँ परमाणु क्रमांक कहाँ है, यहाँ परमाणु क्रमांक किस प्रकार से है, यानी कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में लगाया गया है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब जो सबसे पहले आएगा उसका परमाणु क्रमांक सबसे कम है। तो सबसे पहले लिखा है ये हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 1, उसके बाद लिखा गया हीलियम जिसका परमाणु क्रमांक 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और आपका नियोन हो गया 10। तो इस तरह से परमाणु क्रमांक आपका बढ़ रहा है। जब आप वर्ग में देखेंगे तत्वों को, यानी यह पहला वर्ग है आपका, इस पहले वर्ग में जब आप तत्वों को देखेंगे तो वहां पर भी परमाणु क्रमांक बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ परमाणु क्रमांक कैसे बढ़े, सतत रूप से बढ़ रहे। सतत रूप का मतलब क्या है, एक के बाद दूसरा, ठीक है ना। दोनों में एक का आपका अंतर आएगा, हाइड्रोजन का 1 है तो हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, इस प्रकार से बढ़ रहा है। लेकिन जब आप वर्ग में परमाणु के क्रमांक को बढ़ते हुए देखेंगे तो वहां पर एक डेफिनिट गैप आपको देखने को मिलेगा। डेफिनिट गैप से क्या समझे, जरूरी नहीं है इसका 1 है तो लिथियम का 2 हो जाएगा। लिथियम का कितना हो रहा है, लिथियम का तो 3 हो रहा है। उसके बाद आपका सोडियम है, सोडियम का 11 हो रहा है। तो परमाणु का क्रमांक बढ़ेगा यहाँ पर भी वर्ग में, लेकिन आपको एक डेफिनिट गैप देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा पीरियडिक टेबल के बारे में है। इसके अलावा आप अलग अलग ग्रुप देखते हैं यहाँ पर, जैसे इधर आप देखेंगे तो ये आपकी क्या है, ये आपकी धातुएं, ठीक है। लेफ्ट साइड में पीरियडिक टेबल में बाईं साइड को आपके क्या है, धातुएं दिखेंगी। और अगर आप इधर को चलते हैं तो धीरे धीरे धात्विक गुणों में कमी आते हुए दिखती है और अधात्विक गुणों में क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी इस साइड को आपको अधात्वें दिखेगी, ठीक है। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे, अधात्विक गुणों में वृद्धि। दूसरा, ये वाले तत्व क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है ना। जबकि इधर वाले जो एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने की आपकी क्या रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं, ओके, यानी ग्रहण करने की। 2 पीरियड यहाँ पर नीचे दिए गए हैं जो अलग रखे गए हैं, जिनको लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज आपका कहा जाता है। ये लिए कहा गए हैं, यहां से लिए गए। देखो वर्ग आपका एक लेंथेनम एक एलिमेंट है यहाँ पर, जिसका 57 आपका एटॉमिक मास है, क्या है इसका है 57 La, ठीक है, लेंथेनम। इसके बाद से 58, 59, 60, 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 68, 69, 70 और 71 तक के एलिमेंट यहाँ लिखे गए हैं। और उसके बाद ये 72 हाफ नियम आपका यहाँ आता है, ठीक है। तो ये सीरीज ही, इसके बाद के एलिमेंट्स को उठा करके अलग कर दिया गया। इसके बाद ये 89 एक्टिनियम आपको दिखता है, 89 एक्टिनियम। और इसके बाद 90 से लेकर के 103, 90 आपका है थोरियम, यहाँ से 103 लॉरेंशियम तक के एलिमेंट्स को अलग रखा गया है। और 103 के बाद 104 रदरफोर्डियम से फिर यहाँ सीरीज आपकी शुरू होती है। तो इनमें क्योंकि अलग प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती है तो इनको अलग रखा गया। अब होता क्या है, जो ये आपकी पूरी पीरियडिक टेबल है इसको 4 भागों में विभाजित किया गया। 4 भाग कौन कौन से हैं, जिनको आप 4 ब्लॉक कहते हैं। वो ब्लॉक किस बेसिस पे है, जैसे हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले कहाँ जाता है, बताओ भतरूज, माइक ले लो जल्दी से, माइक ले लो कोई भी बच्चा। परमाणु के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है ना, परमाणु होता है, परमाणु का अलग अलग मॉडल आप लोगों ने देखे हैं। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन होता है जिसको आप सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर पढ़ते हो, है ना, अपरमाणुक कण है। वो इलेक्ट्रॉन परमाणु में कहाँ स्थित होता है, मुझे बताइए। वेरी गुड, कैमरे के सामने आ जाओ। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? गुड मॉर्निंग मैम। मैम ममता पन। ममता। ममता, मैंने क्वेश्चन क्या किया, परमाणु के मॉडल पढ़े हैं आपने? हाँ मैम। कौन कौन से पढ़े हैं? मैम रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल। ठीक है, बोर मॉडल क्या कहता था, इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ स्थित है और परमाणु मैम में? थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल, सबसे पहले आपने थॉमसन का मॉडल पढ़ा।
फिर आपने कौन सा पढ़ा, रदरफोर्ड का, देन आप बोर का मॉडल पढ़ा, है ना। रदरफोर्ड मैम। तो बोर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन को कहाँ बताया गया है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है परमाणु में, परमाणु होता है ना। रदरफोर्ड ने क्या बोला, परमाणु का एक नाभिक है ना, जिसमें आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन, ठीक है। इसके अलावा रदरफोर्ड ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ऑर्बिट में होंगे उसके बाहर, ठीक है, लेकिन डेफिनेट ऑर्बिट नहीं बताई उन्होंने। बोहर ने क्या बोला, बोहर ने बोला कि एनर्जी शेल से अलग अलग ऊर्जा के स्तर बताए ना कि अलग अलग ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। वेरी गुड ममता, सिट डाउन बच्चे। तो इस प्रकार से इन एनर्जी जो लेवल्स हैं उनको क्या कहा गया, एनर्जी लेवल को कहा गया आपका कोश। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, आपके कोश में रहता है सबसे पहले। और वो कोश कौन कौन से थे, ध्यान से सुनिए, के एल एम एन, इस प्रकार से आपने कोश बताए, है ना। जो नाभिक के बाद पहली कोश है वो के है, उसके बाद दूसरी कोश है वो एल है, तीसरी कोश एम हो जाएगी, चौथी क्या हो जाएगी एन, इसी प्रकार से कोश बढ़ते रहेंगे आपके, ये उन्होंने बोला था। अब उस कोश के अंदर आपके पाए जाते हैं उपकोश। 4 प्रकार के उपकोश बताए थे मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में, कौन कौन से, एस, पी, डी और एफ, ठीक है ना। कितने, 4 उपकोश, कौन कौन से, एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया और एफ, ये 4 उपकोश हैं। इन उपकोशों में अलग अलग कक्षक होते हैं जिसको हमने कैलकुलेट किया था। एस में आपने देखा था 2 ही कक्षक, एस में आपने देखा था 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एक कक्षक होता है, ठीक है ना। एस का एक कक्षक हो गया। पी का आपके कितने कक्षक बनते हैं, 3। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, 6 जा सकते हैं। एक कक्षक में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, क्योंकि पी में 3 कक्षक हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यानी अधिकतम 6 जा सकते हैं। कम से कम तो कितने भी जाएंगे, अधिकतम आपके कितने जा रहे हैं, 6 जा रहे हैं। उसके बाद डी की बात करेंगे, डी में आपकी 5 कक्षक बनते हैं, ठीक है ना। ये सब आप एलएमएस में प्रीवियस लेक्चर देख लेंगे तो समझ आ जाएगा कहां से ये 5 कक्षक आ रहे हैं, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है। इसके बाद एफ में आपके 7 आपकी ऑर्बिट्स बनती हैं, जिनमें कि आपके मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इन एस पी डी एफ के अंतर्गत ही हम इलेक्ट्रॉनों को आपके एलिमेंट्स को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। कैसे कि किसका इलेक्ट्रॉन, किसका बाह्यतम कोश का वो आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल के, कौन से सब शेल के, कौन से ऑर्बिट में जा रहा है, समझ रहे हैं। अगर उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, इसका मतलब है वो एस ब्लॉक का तत्व होगा। अगर उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, इसका मतलब वो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ठीक है। अगर उसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो डी में जा रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और अगर उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में जा रहा है, दैट मीन्स कि वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने एस पी डी एफ में आपके इस पूरी पीरियडिक टेबल को बांटा था, जहां पर एस कौन से हैं, ये 2 वर्ग आपके एस में आएंगे, एस ब्लॉक के अंतर्गत, ठीक है। इन 2 ब्लॉक के जो तत्व हैं वो कहाँ आएंगे, एस ब्लॉक में आएंगे। जैसे लिथियम को देख लो, कितने एलिमेंट, कितने परमाणु क्रमांक है, 3 परमाणु क्रमांक है उसका, ठीक है। 3 परमाणु क्रमांक में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जाएगा, देखो ये नाभिक हो गया, इसके बाहर पहली कोश, इसके बाद दूसरी कोश, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, 2n² के फॉर्मूले से आप निकालते हैं कि पहली कोश में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। पहली कोश के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। n की वैल्यू 1 लगाओ, 1 का वर्ग, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, और 1 की गुणा 2 से करो, आपका 2 हो जाएगा। तो पहली कोश में आपके 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और आपने पढ़ा है कि पहली कोश में जो उपकोश बनती है वो 1s की बनती है, तो 1s में आपके आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहां है और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें होता है लिथियम का। अब इस कोश के लिए भी निकालिए, 2n² के फॉर्मूले से आप लिख लेते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, पर यहाँ 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब वो किस में जाएगा, वो भी s में जाएगा, लेकिन कौन सी वाली s में, 2s में। तो 2s में कितना हो जाएगा, 1। तो क्या हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s1। तो ये देखिए, ये आखिरी जो 1 इलेक्ट्रॉन था ये s में जा रहा है, समझ रहे हैं। तो यानी ये s ब्लॉक का तत्व होगा। इसी प्रकार से आप किसी और एलिमेंट को लेंगे, जैसे इधर के एलिमेंट है ये आपके p ब्लॉक, ठीक है। वर्ग 1 और 2 आपका s ब्लॉक के अंतर्गत आता है, वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 आपका p ब्लॉक के अंतर्गत आता है। यानी 13 से और 18 तक के आप तत्वों को देखेंगे
तो उनका वो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पी सब शेल के यानी पी उपकोश के पी कक्षक में जा रहा होगा, ठीक है ना। पी के किसी कक्षक, 3 कक्षक है ना, तो 3 में से किसी ने किसी में जा रहा होगा। और जो ये बीच के वर्ग 3 से लेकर के 12 तक के तत्व हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। यानी इनका जो एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो डी की किसी न किसी उन 5 में से किसी एक ऑर्बिट में जा रहा होगा, ठीक है, यह पाया जाएगा। अब ये जो दो यहाँ पर रखी गई है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज, इनके जो एलिमेंट के जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एफ आपकी सबशेल के ऑर्बिट में जा रहा होगा, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। तो एस हो गया, एस के बाद पी आता है, पी यहाँ है आपका 13 से 18 और 3 से 12 तक के जो तत्व हैं ये डी, और ये जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज है ये कहाँ है आपकी, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ओके, तो ये आपका हमने किसके बारे में पढ़ा, ये एस ब्लॉक एलिमेंट होगा, ये एस ब्लॉक कहलाता है ये, ठीक है ना। ऑल द एलिमेंट्स आर सॉफ्ट मेटल, ये सारी जो आपकी तत्व है ये सारी आपकी क्या है, सॉफ्ट मेटल यानी कोमल धातुएं हैं। इसके अलावा दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, कम होते हैं। दे आर हाईली रिएक्टिव, अधिक अभिक्रियाशील। देखो आपने पढ़ा था जब धातुओं का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे 10th में, तो आप लोगों ने क्या बोला कि मैम जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो पोटेशियम है, उसके बाद आती है सोडियम। तो वो पोटेशियम और सोडियम इसी एस ब्लॉक में आपकी पाई जा रही है, पोटेशियम हो गया सोडियम। तो क्या कहा गया, दे आर हाईली रिएक्टिव, बहुत अधिक अभिक्रियाशील ये धातुएं हैं। मोस्ट ऑफ देम इम्पार्ट कलर्स टू द फ्लेम, दे आर जनरली फॉर्म आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड याद कीजिए 10th क्लास में जब आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ रहे थे, सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल पढ़ा था आपने, ठीक है ना। तो वो सोडियम यही पाया जाता है जिसमें क्या प्रवृत्ति है, इलेक्ट्रॉन को दान करने की। आपने बोला था 11 परमाणु क्रमांक है, 11 इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है, क्लोरीन को दान कर रहा था और NaCl बना रहा था। तो क्या होते हैं, ये ज्यादातर आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि धातुएं हैं ये, तो धातुएं आपको पता ही है अच्छी क्या होती है, सुचालक होती हैं, आपकी विद्युत की भी और ऊष्मा की भी, ठीक है। तो ये एस ब्लॉक के तत्व है। इसके अलावा इसके बाद हमने पढ़ा था पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के तत्व पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, हीलियम को छोड़ करके, ठीक है, क्योंकि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन आपका पी सबशेल में नहीं जा रहा होता है, लेकिन ये गुणधर्म प्रदर्शित करता है किसके समान, ये जो आपकी अक्रिय गैसें हैं इनके समान, ठीक है ना। अक्रिय गैसें समझते हैं जिनका बाह्यतम कोश पूरा भरा रहता है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या थी इसमें, मोस्ट ऑफ देम आर कोवेलेंट इन नेचर, ज्यादातर इनमें क्या है, सहसंयोजी प्रवृत्ति रखते हैं। देखिए सहसंयोजी प्रवृत्ति में आपने कार्बन के ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ा है 10th में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, तो वो कार्बन भी यही पाया जाता है। तो ये सब कोवेलेंट नेचर शो करते हैं, सहसंयोजी आबंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। सहसंयोजी आबंध यानी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। इससे पहले आपने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहे थे एस ब्लॉक में, यहाँ पर दान नहीं कर रहे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सहसंयोजी, जनरली सामान्य रूप से। कहीं कहीं पर एक्सेप्शन मिलेंगे, क्योंकि क्लोरीन भी तो यही है आपका, क्लोरीन तो एक्सेप्ट कर रहा था ना Na से, तो वो आयनिक कंपाउंड बना रहा है वहां, लेकिन जनरली ये कोवेलेंट नेचर आपका शो करते हैं। इसके अलावा इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस। ये मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जब आप यहां से यहां को चलेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस। जो तत्वों के अधात्विक गुण होते हैं उनमें वृद्धि होते हुए दिखती है जब आप बाएं से दाईं ओर को चलेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जब आप ऊपर से नीचे चलते हैं तो आपको धात्विक गुणों में वृद्धि होते हुए दिखती है, ठीक है। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं आपकी प्रदर्शित करती हैं। एंड द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप जनरली डिक्रीजेस डाउनवर्ड्स, जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाएंगे ना वर्ग में, तो उनकी अभिक्रियाशीलता आपकी घटती हुई दिखेगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये पढ़ा था। और एट द एंड ऑफ ईच पीरियड इज अ नोबल गैस एलिमेंट विद अ क्लोज वैलेंस शेल NH2 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। क्या कहा गया, आपका जितने भी आप पी ब्लॉक के एलिमेंट में आवर्त देख रहे हैं, सभी आवर्त आपके खत्म कहाँ हो रहे हैं, इस वर्ग 18 पे खत्म हो रहे हैं, जो कि कौन सा वर्ग है, अक्रिय गैसों का वर्ग है, निष्क्रिय गैसें भी जिनको कहते हैं, या नोबल गैसेस आपको कहते हैं। क्लियर है, तो ये पी ब्लॉक हो गया आपका। इसके बाद हमने डी ब्लॉक की बात की थी। डी ब्लॉक जो वर्ग
आपका 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्व हैं, ये डी ब्लॉक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, डी ब्लॉक के में आपने क्या देखा यहाँ पर कि इनमें जनरली आपको हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स दिखती हैं, जो कि इनको क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व, संक्रमण धातुएं भी इनको कहा जाता है। और इनमें भी कुछ एक्सेप्शन, देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन हर जगह मिलेंगे, पढ़ेंगे। जनरली सारी धातुएं कठोर हैं, फिर कोई एक्सेप्शन आ जाएगा कि ये धातु तो कोमल होती है, तो ये एक्सेप्शन हर जगह मिलेगा। तो यहाँ जिंक, कैडमियम, मरकरी आपको एक्सेप्शन में मिलता है, जो कि कैसा है, जिनमें की डी ऑर्बिट जो है वो फुली फिल्ड होती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ते हैं। दे आर ऑल मेटल, सारी क्या है आपकी धातुएं हैं, विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, उच्च होते हैं। द कंपाउंड्स ऑफ द एलिमेंट आर जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति दिखाते हैं आपकी। एंड दे मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयंस, एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट्स, अलग अलग प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं। एंड दे आर ऑफ्टेनली यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट की तरह यानी उत्प्रेरकों की भांति इनका उपयोग किया जाता है। क्योंकि रिवीजन चल रहा है इसलिए बहुत जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, इसके अलावा पी ब्लॉक के तत्वों की बात हमने की थी यहाँ पर। पी ब्लॉक एलिमेंट, जो ये दो आपकी अलग से श्रेणियां रखी गई हैं, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, इन्हीं को पी ब्लॉक के अंतर्गत आपका रखा गया है, और इन्हीं को एफ ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया। एफ ब्लॉक की बात हो रही है, ठीक है ना, तो वो एफ ब्लॉक, इनको क्या कहा जाता है, आंतरिक संक्रमण श्रेणी के तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। डी को क्या कहा गया, संक्रमण तत्व कहा गया, और एफ को क्या कहा गया, आंतरिक संक्रमण। क्यों, क्योंकि डी के अंदर जो एफ वाली आपकी सबशेल पाई जाएगी, एफ वाली ऑर्बिट पाई जाएगी, उसमें इनका इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है ना, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी समझ आ जाएगा। n-2 f1 to 14, f1 to 14 का मतलब क्या है, f में 1 से 14 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। n-1d, n-1d मतलब n तो आपकी बाहरी सबशेल है, n-1 उसके अंदर की वो वाली d, और n-2 उससे भी अंदर की जो f वाली सबशेल है उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पर डी एफ के बारे में, एस पी डी एफ चारों के बारे में पढ़ा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड देयर ट्रेंड्स आप लोगों ने देखा था, जिसमें गुण हम लोगों ने पढ़े थे कि कौन कौन सी आपकी प्रॉपर्टीज जो है वो बदल रही हैं। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बारे में पढ़ा था, जिसका, और इसके अलावा आप लोगों ने क्या देखा था, कोवेलेंट रेडियाई हो गया, वॉन्डरवॉल रेडियाई, मेटालिक रेडियाई। आयन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, आयनिक रेडियाई के बारे में, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसके अलावा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है ना, तो ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा। इन चारों जितनी भी प्रॉपर्टीज है, इनको एक बार आप लोग घर में होमवर्क में रिवाइज कर लेंगे। ठीक है ना, तो आज के सेशन में जो रिवीजन किया हमने चैप्टर का, समझ आया कुछ, बोलो, हैंड रेज करो समझ में आया तो। वेरी गुड। और आज के सेशन में जीआईसी भतरूद से ममता ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है, और आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।